का हमारा टॉपिक है आरबीसी, क्योंकि हमने पीछे प्लाज्मा पढ़ लिया था, उसके प्लाज्मा कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। अब ब्लड के सेकंड कंपोनेंट्स पे आते हैं, यानी कि सेल्स। तो सेल्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रेड ब्लड सेल्स मींस आरबीसी के बारे में। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आरबीसी के जो फंक्शन है या जो उसका स्ट्रक्चर है या जो उसका नंबर है, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी साइकिल। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरबीसी साइकिल। कि आरबीसी का कंप्लीट साइकिल जो है वो कैसे वर्क करता है। तो आरबीसी का जो साइकिल है ये दो स्टेप्स में होता है। सबसे पहले होता है हमारे पास स्टेप, उसको कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस। सेकेंड स्टेप होता है हमारे पास हेमोलाइसिस। या फिर हेमेटोलाइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मीन कि ओरिजिन या डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। रिमेंबर, आरबीसी जो होते हैं बाकी सेल की तरह रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये डेवलप होते हैं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस कि डेवलपमेंट क्या होती है और रिजनरेशन क्या होती है, या रिप्रोडक्शन क्या होती है, डिवीजन क्या होती है। आरबीसी डोंट डिवाइड, दे आर डेवलप्ड। और हेमालाइसिस या फिर हेमेटोलाइसिस का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। कि कैसे जो है ना हमारे पास डिस्ट्रक्ट होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आरबीसी का कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाता है कि आरबीसी बन गए, उन्होंने अपना टाइम गुजार दिया और दोबारा से उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई। तो दिस प्रोसेस को हम कहते हैं आरबीसी साइकिल पूरा को। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस को डिस्कस करने से पहले हमें जरूरी पता होना चाहिए कि कौन से साइट्स पे होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनकी साइट्स देखते हैं। तो इनकी साइट्स हमारे पास 3 टाइम्स में डिवाइड होती हैं। ठीक है, साइट्स। नंबर 1 साइट फीटस या फीटल डेवलपमेंट में, कि कौन कौन सी साइट्स होती हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास बेबीज में, और फिर आता है हमारे पास एडल्ट्स में। फीटल में हमारे पास फर्दर 3 में डिवाइड होते हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो मैं यहां लिखूंगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम है, जो हमारे पास ट्राइमेस्टर है, इसमें क्या होता है, इसमें मीजनकाइम एंड योग सैक से बनता है। ठीक है, योग सैक जो होते हैं हमारे पास वहां से बन रहे होते हैं, इनकी एरिथ्रोपोइसिस वहां पर हो रही होती है। जो सेकंड स्टेज है यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर है, उसमें लिवर, स्प्लीन एंड लिम्फाइड टिश्यूज में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है आरबीसी। जो लास्ट है हमारे पास, उसमें लिवर एंड बोन मैरो तक महदूद रह जाती है। बेबीज के अंदर हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग बोन्स, इसके अलावा हमारे पास फ्लैट बोन्स और आखिर में बोन मैरो। ठीक है, एडल्ट्स में फिर ओनली जो है ना मेम्ब्रेनस बोन्स के अंदर बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनस बोन्स के बोन मैरो। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंट साइट्स थे कि फीटल में कौन कौन से साइट्स थे हमने डिस्कस किए। इसके अलावा हमने डिस्कस किए कि बेबीज में कौन से साइट्स हैं और एडल्ट्स में कौन से साइट है। तो ये तो इनके साइट्स हो गए।
अब हम आते हैं इनके प्रोसेस पे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अनदर सेल इनटू एन आरबीसी। क्या आरबीसी कैसे बनता है बाकी सेल से। तो हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है टोटिपोटेंट स्टेम सेल। ये हाईएस्ट कैटेगरी के सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल में डिवाइड हो सकते हैं, टोटिपोटेंट, ठीक है। दे हैव अ पोटेंसी टू बी कन्वर्टेड इनटू एनी काइंड ऑफ सेल। टोटिपोटेंट स्टेम सेल कन्वर्ट हो जाते हैं अनकमिटेड प्लरिपोटेंट हेमेपोएटिक स्टेम सेल में, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं अनकमिटेड प्लरिपोटेंट हेमेपोएटिक या हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल में, ठीक है। ये आगे जाके पहले अनकमिटेड थे, अब कमिटेड हो गए। दे बिकम कमिटेड प्लरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। उसके बाद ये जो है ना अब सारे ब्लड सेल्स हो गए। ब्लड सेल में इन्होंने कौन सी कैटेगरी में डिवाइड होना है, तो ये डिवाइड होंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ब्लास्टोसाइट, ठीक है। ब्लास्टोसाइट की कॉलोनी बनाने में हेल्पफुल होंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स। वहां से कौन से सेल बनाएंगे माइलॉइड सेल्स। सबसे पहले इन्होंने अनकमिटेड प्लरिपोटेंट बनाए, उसके बाद इन्होंने कमिटेड प्लरिपोटेंट बनाए, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बना ली ब्लास्टोसिस्ट की, और फिर माइलॉइड सेल्स के बाद ये किस चीज में स्टार्ट हो गए कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स मींस रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स की डिवीजन जो है मतलब जो सेल है वो एरिथ्रोसाइट्स कहलाने लगेंगे, ठीक है। अब से मतलब जितने भी हम उनकी डिवीजन करेंगे, तो यहाँ तक तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिवीजन सेल की जो है ना डिफरेंशिएशन हो रही थी किस चीज में, टोटिपोटेंट से एरिथ्रोसाइट्स में। अब ये जो एरिथ्रोसाइट एक है वो बनेगा मैच्योर, जो हमारे पास आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, अब वो बनेगा। उसके बनने के दौरान उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगी, तो वो हम स्टडी करेंगे इसमें कि कौन कौन सी चेंजेस आएंगी और कैसे कैसे बनेगा हमारे पास। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स जो है इससे सबसे पहले बनता है हमारे पास, अभी इसकी मैं लाइन लगा देता हूँ इधर, ठीक है। इधर हम इसके इवेंट स्टडी करेंगे साथ में इस एरिया में, ठीक है। इधर हम इनके स्टेजेस डिस्कस करेंगे, इसमें हम उनके इवेंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेज है हमारे पास प्रो एरिथ्रोसाइट, इसको मैं रेड से कर लेता हूँ, प्रो एरिथ्रोसाइट। प्रो एरिथ्रोसाइट कन्वर्ट होते हैं हमारे पास अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद ये कन्वर्ट होते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के बाद ये कन्वर्ट होते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट में। लेट नॉर्मोब्लास्ट के बाद ये जाके कन्वर्ट हो जाते हैं रेटिकुलोसाइट्स में, जिनको हम इमेच्योर आरबीसी भी कहते हैं। और हमारे पास फिर फाइनल स्टेज आती है एरिथ्रोसाइट मींस के रेड ब्लड सेल्स। अब यहां तक जो हमारे पास स्टेज आती है यहां से लेकर यहां तक लेट रेटिकुलोसाइट तक, ये स्टेज हमारे पास ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज में कंप्लीट होती है, मगर जो मैच्योरेशन है वो 2 दिन ले लेती है। यानी कि ये जो स्टेप है हमारे पास फाइनल स्टेप, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2 डेज के अंदर होता है। जबकि ये जो पहले वाले स्टेजेस हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ से कैसे नहीं लिखूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेज है ये 5 डेज में हो जाते हैं। मीन्स के मैच्योरेशन में 2 डेज लगते हैं। तो टोटल हमारे पास आरबीसी की प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 7 डेज।
अब हम यहाँ पर होने वाले इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रो एरिथ्रोसाइट। तो प्रो एरिथ्रोसाइट में हमारे पास क्या होता है, जो उसका सेल का साइज होता है वो 20 माइक्रोन होता है। इसके अलावा इसमें हेमोग्लोबिन अभी तक नहीं बनी है, और जो इसके हमारे पास स्टेनिंग होती है वो प्योर बेसोफिलिक होती है। सेकेंड आ जाते हैं हमारे पास प्रो एरिथ्रोसाइट। प्रो एरिथ्रोसाइट जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 50 माइक्रोन साइज होता है, और हेमोग्लोबिन अभी तक भी यहाँ पर डिवेलप स्टार्ट नहीं होगा, और जो इसका स्टेनिंग कैरेक्टर है वो भी सिर्फ और सिर्फ बेसोफिलिक है। जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है उसका साइज होता है हमारे पास 12 माइक्रोन, और उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये वाइट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है जिसमें हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, तो कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। तो जब इनिशियल स्टेज में है तो हेमोग्लोबिन की वजह से आने वाला एसिडोफिलिक कैरेक्टर भी होगा, और पहले से मौजूद बेसोफिलिक कैरेक्टर भी होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दोनों स्टेज देगा, एसिडोफिलिक भी और बेसोफिलिक। इसलिए इस स्टेज वाले सेल्स को हम पॉलीक्रोमिक भी कहते हैं। दिस इज द पॉलीक्रोमिक स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है यहाँ का कि ये पॉलीक्रोमिक स्टेज होते हैं, यानी कि इसमें दोनों कलर मौजूद होते हैं। फिर आता है लेट नॉर्मोब्लास्ट। तब तक हमारे पास साइज कितना हो जाता है, 10 माइक्रोन तक, और हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन और भी ज्यादा हो चुकी होती है, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक स्टेन जो है हमारा वो एसिडोफिलिक ही रह जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास रेटिक्यूलोसाइट्स। तो रेटिक्यूलोसाइट्स में हमारे पास साइज हो जाता है और भी रिड्यूस, यानी कि 8 माइक्रोन तक, और 8 माइक्रोन तक इसका साइज रिड्यूस होने की वजह से जो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑर्गेनेलीज की डिस्ट्रक्शन की वजह से जो कि स्टेनिंग आ जाती है वो हो जाती है, फिर एसिडोफिलिक को खत्म करके बेसोफिलिक बन जाती है। इसकी रीजन क्या है, ऑर्गेनेलीज डिस्ट्रक्शन। तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो बेसोफिलिक कैरेक्टर में शो होने लग जाते हैं। देन लास्ट स्टेज में हमारे पास जो होता है वो नॉर्मल है। ठीक है, यानी कि 7.27 माइक्रोन साइज आ जाता है एरिथ्रोसाइट का, हेमोग्लोबिन भी मौजूद है, और एसिडोफिलिक भी है, और ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट है सारे। अब देखिए हमारे पास साइज जब जो हमारे पास स्टेज जो है ना मेच्योर होती गई, तो साइज हमारे पास कम होता गया। इसका मतलब है कि अगर मेच्योरेशन से पहले, मींस कि अगर 5 डेज से पहले जो एरिथ्रोसाइट्स के सेल्स हैं वो अगर ब्लड में रिलीज होंगे तो उनका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर मेच्योरेशन के बाद होंगे तो उनका साइज नॉर्मल होगा, और अगर मेच्योरेशन के और ज्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर वो माइक्रोसिटिक होंगे। ठीक है ना, यानी कि इसके पे डिपेंड करता है। अब अगर हमारे पास मेच्योरेशन फैक्टर नहीं होंगे, मेच्योर नहीं होंगे, तो इनमें जितने भी सेल्स बनेंगे वो कौन से होंगे, मैक्रोसिटिक, उनका साइज नॉर्मल से ज्यादा होगा। ये तो था हमारे पास एरिथ्रोपोएसिस। अब हम स्टडी करते हैं हेमोलाइसिस या हेमेटोलाइसिस, क्योंकि अब आरबीसी हमारे पास बन गए। अब आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है नॉर्मली क्या होता है हमारे पास 120 डेज तक होता है, और अगर यहाँ पर कोई खराबी आ गई है उनके अंदर कि उनका या तो साइज चेंज है या उनकी शेप अलग है, तो उसकी वजह से उनका डिस्ट्रक्शन टाइम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इधर हम लिखते हैं 120 डेज ऑफ लाइफ स्पैन का कितना है, 120 डेज। अब जिस तरह हमने यहाँ पर साइट्स पढ़ी थी तो यहाँ पर भी हम साइट्स पढ़ते हैं। तो आरबीसी का जो हमारे पास मेन डिस्ट्रक्शन साइट है वो है स्प्लीन। ठीक है, कि वो स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रक्ट होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। अब जिस तरह हम इसका प्रोसेस पढ़ा तो इसका भी हम प्रोसेस पढ़ लेते हैं। तो जो हमारे पास आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है स्प्लीन के अंदर कहाँ होती है, स्प्लीन के अंदर होती है स्प्लेनिक वेसल्स में, कैपिलरीज में। ठीक है, और स्प्लेनिक वेसल्स जो होते हैं, स्प्लेनिक कैपिलरीज होते हैं, इनका साइज बिल्कुल इतना होता है कि एक आरबीसी ही वहां से गुजर सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट 7.5, 7.2, 7 माइक्रोन के रेंज में होता है। तो जो हमारे पास ऐसे आरबीसी होते हैं जिनका टाइम गुजर चुका होता है, जो कि ओल्ड होने लगते हैं, तो उनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं जो उनका स्ट्रक्चर बनाए लगते हैं, मीन्स के एंकायरिन वगैरह प्रोटीन जो होते हैं जिसका स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। एक्टिन, स्पेक्ट्रिन, एंकायरिन, वो जो प्रोटीन्स होते हैं जिसके एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसको देते हैं, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जो आरबीसी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। इन सब की वजह से क्या हो जाता है कि आरबीसी यहाँ पर
स्क्वीज नहीं कर पाते हैं। जब वो स्प्लेनिक वेजल से स्क्वीज नहीं कर पाते हैं तो वो यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो स्प्लेनिक वेजल्स के अंदर टूट जाते हैं और आरबीसी के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं कि आयरन हेम पोर्शन रहता है, ग्लोबुलिन पोर्शन रहता है, फिर आगे पोरफायरिन वगैरह वो हम आगे स्टेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये प्रोसेस डिस्कस करना है कि आरबीसी क्यों टूट गए। आरबीसी इस वजह से टूटते हैं कि उनकी फ्रेजिलिटी कम हो जाती है, फ्रेजिलिटी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो वो जो स्प्लेनिक वेजल्स हैं उनके अंदर से स्क्वीज नहीं कर पाते हैं। ये मैं इसका साइड से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आरबीसी का, और ये मैं फ्रंट से बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो नॉर्मली होते हैं ये यहाँ पर स्क्वीज कर जाते हैं जब यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से स्क्वीज कर जाते हैं क्योंकि अंदर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मगर जो ही जो ये जब ओल्ड होने लगते हैं तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो यहाँ पर ये आकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जो इनके पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट करके बॉडीज इनको अपने अपने जगह पे पहुंचा देती है, और जो बाकी मटेरियल होता है उनको एक्सक्रीट कर देती है ग्लो उसमें बिलीरुबिन में। ठीक है, तो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। तो प्रोसेस हमारे पास ये था। ठीक है, अब इस लेक्चर के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इधर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमने स्टडी किया एरिथ्रोपोइसिस में कि आरबीसी के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो जो आरबीसी की एनर्जी का सोर्स है वो कौन सा है? एनर्जी सोर्स ऑफ आरबीसी इज एरोबिक है या एनारोबिक है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, कि एनर्जी सोर्स ऑफ आरबीसी इज एरोबिक और एनारोबिक, क्योंकि इसके पास तो ऑर्गेनेलीज है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो आप ने ये बताना है कि आरबीसी का क्या सोर्स होगा एनर्जी का। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैन बी यूज्ड इन द इम्यूनिटी। तो दोनों कंपोनेंट्स, ठीक है, प्लाज्मा भी और सेल भी। सेल जो है हमारे पास वो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी देगा, जबकि जो प्लाज्मा है वो सिर्फ स्पेसिफिक देगा। कौन प्लाज्मा में कौन सा कंपोनेंट? ऑर्गेनिक में प्लाज्मा प्रोटीन में ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन में स्पेशली गैमा ग्लोब्यूलिन, जिनको हम इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं या फिर एंटीबॉडीज कहते हैं नॉर्मल वर्डिंग में। ठीक है, और एंटीबॉडीज जो होती हैं फिर अलग 5 कैटेगरीज की होती हैं, GAMEND। ठीक है, तो आंसर ये है कि बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड विल बी हेल्पफुल इन इम्यूनिटी, एक स्पेसिफिक में और एक दोनों में। तो आरबीसी का साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है इस तरह से 2 स्टेजेस में, एरिथ्रोपोइसिस में और हेमोलाइसिस में या फिर हेमेटोलाइसिस में।